आज हम कॉनिक 2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैराबोला। तो ये आपके पास जो टेक्स्ट बुक है यानी उससे रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। आप उसको नोट कर लें। और ये टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है ये 242 है, पेज नंबर 242। और इस कोनिक्स 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पैराबोला, ठीक है। तो हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं कि इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू अ जनरेटर ऑफ द कोन बट intersects its one nap only, the curve of intersection is a parabola। अब ये पैराबोला की डेफिनेशन है लेकिन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बना के बताता हूँ तो उससे होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। देखें, एक फिक्स्ड लाइन की हमने बात की है कि एक लाइन अगर फिक्स्ड है और दूसरी लाइन इस पर मूव करेगी, इसे कहते हैं जनरेटर। ये लाइन है, ये वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है, ठीक है, वर्टेक्स। तो जब ये लाइन आप गोल उस दायरे में घुमाएंगे तो ये इस तरह आपके पास दो कोन बन जाती हैं जिसको हम कोन कहते हैं, ठीक है। डबल कोन इसे कह सकते हैं या राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। आपने थोड़ा सा तवज्जो से इसको समझना है, होपफुली बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। इस राइट सर्कुलर कोन में ये एंगल आपके पास देखिए जो जनरेटर लाइन है, यानी ये जो लाइन आपके पास ब्लू कलर से मैंने बनाई है इसे जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये मूविंग लाइन होती है। और जो ब्लैक कलर से लाइन शो की है ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, इसको एक्सिस भी कहते हैं। और ये लाइन फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड लाइन है या इसको आप एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जनरेटर जब मूव करती है लाइन तो एक सर्कुलर जो है वो आपके पास शेप बन जाएगी। जब आप उसको टॉप से ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कुलर शेप आपके पास आ रही है। अब ये जो चीज़ें आपके पास नैप कहलाती है, ठीक है, ये नैप है। ये दो नैप बन रहे होते हैं, इसमें एक लोअर नैप है और एक अपर नैप है, ठीक है। इसे हम नैप कहते हैं, ठीक है। ये वाली टर्म भी आपको समझ आ गई कि नैप किसे कहा जाता है। जहाँ दोनों नैप मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब अगर हमारे पास एक, जैसे आप कोई भी कटिंग प्लेन ले लीजिए, इंटरसेक्टिंग प्लेन है, वन डायमेंशन होना चाहिए। लाइक मैं उसकी एग्जांपल कोट करता हूँ कि छुरी है और एक कोन है आपके पास। आप जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल रख के अगर कट करते हैं, ठीक है, एक नैप को कट करना है आपने, तो आप जब बिल्कुल उसको जो है जनरेटर लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखकर, ठीक है, कट करते हैं इस तरह, तो ये आपके पास जो शेप जनरेट होती है यहाँ से वो ये ऐसी शेप जनरेट होती है, ये वाली शेप, ठीक है। ये शेप आपके पास पैराबोलिक शेप कहलाती है, ठीक है। इसको और मतलब ये तो फिगर है, इस फिगर से और बेहतर तौर पे अभी मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये टर्म्स यूज़ होती हैं तो इनका पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या है, जनरेटर क्या है, नैप किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो यही आएगी कि एक कोन और एक इंटरसेक्टिंग प्लेन, ये इन दोनों के कट करने से हमारे पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और सर्किल बनते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग प्लेन और कोन के कटिंग से बनने वाले कर्व हैं। जब ये बात आपको क्लियर हो जाए, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जहाँ से और अच्छी डेफिनेशन हम इसकी समझ सकते हैं। पहले आपको तीन टर्म्स अच्छी तरह समझनी है। इनमें हमेशा एक फिक्स्ड लाइन होगी जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। और एक डेफिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म है इसेंट्रिसिटी। ये भी बहुत ज़्यादा, ये तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। यानी इन तमाम कर्व्स में एक फिक्स्ड लाइन होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा और इसेंट्रिसिटी जिससे हम डेफिनेशंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर इसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 है तो बनने वाला कर्व सर्किल होगा। और अगर इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 है, जो आज का टॉपिक है हमारा,
तो ये हमारे पास पैराबोला होगा। अगर इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है तो इसे हम कहते हैं ये कर्व एलिप्स कहलाता है। और इसी तरह हमारे पास जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो हम उसे हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो हमने कर्व कोनिक 1 कोनिक 2 में पढ़ने हैं, इनको हम थ्रू इसेंट्रिसिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने पैराबोला को अंडरस्टैंड करने की तरफ कि हम मज़ीद अच्छे से इस पैराबोला को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले देखें, हम यहाँ पर एक एक्सिस को जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सिस से हम बहुत अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर हम एक पैराबोला या पैराबोला कैसे बनेगा, पहले तो हम यहीं से बात स्टार्ट कर देते हैं। देखें, एक ले लीजिए आप फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लिया। अब ज़ाहिर है यहाँ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं पॉइंट, तो ये या तो इसको a,0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ इसको p,0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये इट्स अप टू यू, हमने ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक फिक्स पॉइंट अपना कंसीडर कर लिया। अब जब आप फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो फिर आपको फिक्स्ड लाइन भी कंसीडर करनी है। अब आपने, और ये है ओरिजिन जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जिसके पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स इस वक्त हमारा ओरिजिन पर है 0,0। अब वर्टेक्स से a टाइम्स फोकस है, तो इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर a टाइम्स जो है वो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। यानी ये वर्टेक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपने फोकस बनाया है तो उसके ओपोजिट साइड पर उतने ही टाइम्स, यानी a टाइम्स या p टाइम्स आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, ये इतने ही टाइम्स पर आप बना लेंगे, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी अगर आप डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट नोट कर लें तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -a,0। ठीक है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स्ड लाइन है। यानी दो चीज़ें अब आपने दो अंडरस्टैंड कर ली कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फोकस के ओपोजिट बनेगी। ओरिजिन से फोकस जितने टाइम्स आगे है उतने ही टाइम ओरिजिन से जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पीछे होगी। ठीक है, अगर a टाइम्स आगे है तो -a टाइम्स पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, p टाइम्स आगे है तो -p टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स पीछे बन गई। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये मैं आपको दोबारा बात समझा रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ तक और ये डिस्टेंस ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, यानी x = -a है वैल्यू, तो x + a = 0 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। अब हम पैराबोला को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पैराबोला एक कर्व है। कर्व क्या होता है, मूविंग पॉइंट का पाथ होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कंसीडर किया एक पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ भी कंसीडर हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी कंसीडर हो सकता है। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ भी कंसीडर हो सकता है। ये सब मूविंग पॉइंट हैं। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लेन करना है, असल ये चीज़ है। अगर ये पॉइंट हमने A कंसीडर कर लिया, ये B कंसीडर कर लिया, ये C, ठीक है, और ये हम G, F, H, ये हमारे मूविंग पॉइंट हमने कंसीडर किए। ये पैराबोला कब होंगे, जब आपके पास इस मूविंग पॉइंट A का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम बराबर होना चाहिए। यानी आप अब यहाँ पर भी कोई पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको L1 हम कर लेते हैं, यानी AF का डिस्टेंस और AL1 का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि AF = AL1 बराबर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप B की बात करेंगे तो B का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस, इसको हम L2 कह देते हैं। तो यानी इसका मतलब हुआ कि BF डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए BL2 के। अगर आप C की बात करेंगे तो C में भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो लाइन से डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए। यानी CF की बात कर लें और CL3 की बात कर लें। ठीक है,
ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम जी, एफ और एच के साथ भी यही वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जो शेप आपके पास बनेगी, इस शेप को फिर हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। ये जो इन पॉइंट से गुजरती है और ये शेप आपके पास कहलाती है पैराबोला। आप पैराबोला को ये एक्सप्लेन करने का तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा कि ऐसा पॉइंट यानी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस पर जो शेप क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उस या ऐसा जो कर्व बनता है उसको हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बनी कि पैराबोला इज अ पाथ और लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, यानी हमारे पास जो मूविंग पॉइंट x, y है, इन पैराबोला डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट टू फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट और इक्वल, ठीक है। तो जो कर्व जनरेट होगा उसको हम कहेंगे पैराबोला। अब यहाँ क्योंकि दो डिस्टेंसेस का जिक्र आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ देख भी लिया कि आपका ए से ए एफ का डिस्टेंस और ए एल वन का डिस्टेंस, फिर बी एफ का डिस्टेंस, बी एल टू का डिस्टेंस, यानी आपके पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है और पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस है जो मेंटेन है, जो इक्वल है। अब इससे आपको एक नई डेफिनेशन सीखने को मिल जाएगी, वो है इसेंट्रिसिटी, यानी आप इसेंट्रिसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको मिल गई। इसेंट्रिसिटी बेसिकली एक रेशो है, यानी इसको हम कहते हैं रेशो बिटवीन टू डिस्टेंसेस, रेशो बिटवीन टू डिस्टेंसेस। ये एक रेशो है दो डिस्टेंसेस का, क्योंकि रेशो होता ही सेम क्वांटिटी का है। तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, यानी ए एफ डिवाइडेड बाय आप उसको ए एल वन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू फिगर में उसको बी एफ अपॉन बी एल टू कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू फिगर में उसको सी एफ और सी एल थ्री कर सकता हूँ। ये इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या रहनी चाहिए, वन, पैराबोला के लिए, यानी कांस्टेंट या इक्वल, ठीक है। यानी ए एफ इक्वल टू ए एल वन, बी एफ इक्वल टू बी एल टू, सी एफ इक्वल टू सी एल थ्री। तो ये एक तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी याद रखनी है कि वन रहती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, रेशो बिटवीन टू डिस्टेंसेस। कौन से दो डिस्टेंसेस, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस। ये रेशो अगर कांस्टेंट है, सबका आंसर वन आता है, तो बनने वाला कर्व हमारे पास पैराबोला होगा, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब अगेन मैंने आपके सामने एक पैराबोला को डिज़ाइन किया है जो आपके पास ओपन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि ये ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या ओपन राइट वर्ड कह लें इसको, ठीक है। आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें। अब इसमें मैंने फोकस बना लिया P, 0
और माइनस पी कॉमा 0 पे हमने यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात मैं बताने लगा हूँ आपको। ये फिक्स पॉइंट आपने बना लिया, इसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फोकस भी है और मूविंग पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है पी। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या सीखा है कि पी एफ का डिस्टेंस और पी एल का डिस्टेंस ये आपके पास हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या बनती है, आप लिखेंगे x इक्वल टू माइनस पी, तो x प्लस पी इक्वल टू 0 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन आ गई। फोकस का पॉइंट आपको पता है p कॉमा 0, मूविंग पॉइंट आपको पता है x कॉमा y। तो p और f का डिस्टेंस है और p और l का डिस्टेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन कौन सी हम यूज करेंगे, इसेंट्रिसिटी, कि इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है, पी एफ डिस्टेंस इक्वल टू पी एल डिस्टेंस, यानी रेशियो जो है, और इसेंट्रिसिटी फॉर पैराबोला क्या होती है, 1। तो यहाँ पर आपके पास इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, तो पी एफ डिवाइडेड बाय पी एल। अब आप पी एल को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा पी एल इक्वल टू पी एफ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। अब आपको पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना भी आता है और पॉइंट दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना भी आता है, तो दोनों फॉर्मूले हम यूज कर लेते हैं। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमारे पास आता है इस फॉर्मूला से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से हासिल करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पे हम फार्मूला लगा देते हैं। ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स की है और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमने क्या निकाली है, x प्लस पी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अंडर रूट में a का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट नहीं है, यानी 0 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ दो पॉइंट का डिस्टेंस है, तो एक पॉइंट एक्स वाई है और एक पॉइंट पी कॉमा 0 है आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस पी का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस डिनोमिनेटर को अगर देखें तो ये सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास। तो सिंपल आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई पी, एक्स प्लस पी, और अंडर रूट में यहाँ हम फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा जस्ट y स्क्वायर। अब हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो x प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर भी जो है वो फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आपके पास है, पी स्क्वायर दोनों तरफ सेम साइन का है, तो ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम 2px को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 2px प्लस 2px इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px। ये हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव कर ली, जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर सीख लिया। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ और बातें आपने सीखनी है, यानी ये तो आपने इक्वेशन सीखी, क्योंकि ये जो आपके पास एक्स एक्सिस आ रहा है ना, यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये इंडिकेट करता है इस बात को जो मैंने यहाँ लिखी है।
अगर यहाँ y होता तो हम लिखते कि ओपन टुवर्ड्स y एक्सिस, यहाँ x है तो हमने लिखा ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसकी मज़ीद टाइप्स बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम फिगर पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। अब देखें इस फिगर को, अब आपने इसकी जो है वो इक्वेशन भी डिज़ाइन कर ली कि इसकी जो इक्वेशन आती है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब आपने इसमें समझना है कि आपके पास ये जो 0,0 है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। फोकस डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक लाइन जो फोकस से पास हो और पैराबोला के दोनों साइड पर इंटरसेक्ट करे, ऐसे, इसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है, या कॉर्ड भी कहते हैं। यानी इस लाइन को हम कॉर्ड ऑफ पैराबोला भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लेटस रेक्टम भी कहते हैं। यानी यहाँ से ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद हो जाएगी अब कि लेटस रेक्टम का मतलब है ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो, ठीक है, और पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर टच करे, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला या लेटस रेक्टम। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला को आप कैसे पहचानते हैं? आप बताइए मुझे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को गौर से देखें। वर्टेक्स और फोकस कौन से एक्सिस पर हैं? वर्टेक्स और फोकस ये दोनों हैं एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या बन रहा है? एक्स एक्सिस। अब इस एक्सिस की आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। तो मैं डायरेक्ट इस बात को बताऊं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी डेफिनेशन क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला की? जिस पर फोकस हो, वर्टेक्स हो और जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। अब आप ब्लू कलर की लाइन देखें और पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखें, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी 90 डिग्री भी बना रहे हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स भी आ रहा है, फोकस भी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है। और इसकी इक्वेशन क्या है अगर पूछ लूँ तो y इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 का मतलब ही ये है कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको लेटस रेक्टम भी क्लियर हो गया और वर्टेक्स भी क्लियर हो गया। अब हम इसकी मज़ीद एक और चीज़ पे चलते हैं। यानी यहाँ से देखें क्या सिमिलरली हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4px। इसका मतलब क्या हो गया कि ओपन है ये लेफ्ट वर्ड, ऐसे लिख लीजिए ओपन लेफ्ट वर्ड, या ओपन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py। अब देखें y आ गया, तो इसका मतलब है अलोंग y एक्सिस की बात हो रही है कि ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। यानी ओपन इसको अपवर्ड भी कहा जाता है, ओपन अपवर्ड कह लीजिए, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टर्म्स चेंज होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर लें आप बस। अब इसमें इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4py। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओपन जो है वो डाउनवर्ड हो गया, एक चीज़ हो गई। या इसको हम लिख सकते हैं कि ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये 4 तरह की इसकी टाइप्स हो गई, यानी 4 तरह की इसकी शेप्स हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो आखिरी बात होगी। उम्मीद है कि उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। हमने 4 इक्वेशंस पढ़ ली हैं, मैंने चारों इक्वेशंस को लिख लिया है
कि ये ओपन जो ये हमारे पास ओपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओपन अपवर्ड है और ये ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस हैं। अगर आप इनकी रफ शेप्स भी समझना चाहें तो ये भी हमने बना ली थी पहले, दोबारा एक दफ़ा इसको यहाँ देख लें कि देखिए ये इस तरह की शेप बन रही है आपके पास। ये लेफ्ट वर्ड में शेप बनेगी तो ये आपके पास ये शेप बन जाएगी। ये ओपन अपवर्ड है तो ये शेप आपके पास यूँ बन जाएगी। ये आपके पास ओपन डाउनवर्ड है तो ये शेप ऐसे बन जाएगी। आप सबके लिए देखें फोकस यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फोकस आएगा तो फोकस आपके पास क्या बन जाएगा P, 0, और ये नेगेटिव पे फोकस आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपके पास -P, 0, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है। फिर ये ओपन अपवर्ड हो गया तो फोकस आपके पास यहाँ बन जाएगा तो ये आपके पास 0, P हो जाएगा, और यहाँ फोकस आ जाएगा तो 0, -P हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगी तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = -P, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x + P = 0। अब सिमिलरली आपके पास यहाँ पर देखें राइट वर्ड आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगी तो इसका मतलब है x = +P हो जाएगा तो यहाँ x - P = 0 ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ आपके पास देखें y एक्सिस पे ये नेगेटिव y एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स बनेगी तो इसका मतलब है कि y = -P हो जाएगा तो हम उसको y + P = 0 लिख सकते हैं। और यहाँ फोर्थ वाले में आपके पास पॉजिटिव पे बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स तो हम इसको लिख सकते हैं y = P या y - P = 0, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए। वर्टेक्स आपको सबके लिए पता है कि इस वक्त ओरिजिन है तो 0, 0, 0, 0 और 0, 0, और यहाँ पर भी 0, 0। ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल था जिससे आप इसकी शेप्स, इसकी इक्वेशन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स को मेमोराइज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू।